तो सर बेधड़क नाम कहाँ से आया? बेधड़क में जब आईआईटी दिल्ली में मास्टर्स कर रहा था तो एक बड़े हमारे हिंदी के प्रख्यात कवि रहे हैं बाल कवि बैरागी जी, उन्होंने ये बेधड़क की उपाधि मुझे दी थी मेरी कुछ कविताएं सुनने के बाद। तो सर पहले तो एक कविता हो जाए। तो माँ के ऊपर मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं कि सांसों का स्पंदन है वो, जीवन का एहसास है माँ। सांसों का स्पंदन है वो, जीवन का एहसास है माँ। उसको क्या मंदिर क्या मस्जिद, जिसके दिल के पास है माँ। सांसों का स्पंदन है वो, जीवन का एहसास है माँ। उसको क्या मंदिर क्या मस्जिद, जिसके दिल के पास है माँ। और घी चीनी वर्जित है तुझको, क्या पकवान खिलाएगा। जितनी तेरी उम्र हुई है उतनी तो उपवास है माँ। तो सर जब आप लिखते हैं, कविता लिखते हैं, तो उसमें अक्सर ऑफिसर ज़्यादा हावी हो जाता है या जब आप ऑफिसर रहते हैं उसमें कवि ज़्यादा हावी हो जाता है? नहीं, जब ऑफिसर रहता हूँ तो कविता अलग रहती है। कविता तो बेसिकली किसी एक के प्रयास की वजह से नहीं बनती। कविता तो ये समझिए कि शब्दों की जो धात्री माँ सरस्वती है, तो सन 2005 में मैंने जो ये आज की डेट में जो बायो टॉयलेट सिस्टम्स ट्रेनों में लगता है उसी का प्रारूप तैयार किया, मैकेनाइज्ड रेगुलेटेड डिस्चार्ज कोच टॉयलेट के सिस्टम के नाम से। उसका ट्रायल भी किया किसी एक ट्रेन पे 6 महीने के लिए। मुझे उसका डिजाइन पेटेंट भी मिला, वो मेरे नाम से है। अरे वाह, जी। पेटेंट। हाँ सर आपके फेवरेट कवि कौन कौन से हैं? हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनके लिए एक ही लाइन अक्सर कही जा सकती है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और साथ में अगर वो कवि इंजीनियर प्लस ऑफिसर हो तो बात ही क्या। तो आज हमारे साथ हैं महेश गर्ग सर, इंडियन रेलवे सर्विस इंजीनियर से, और उससे भी बड़ा सर का इंट्रोडक्शन है, सर एक कवि है सर बेधड़क के नाम से। यस, थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। सर आप मुझे बताइए कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? देखो, जीवन अपने आप में एक यात्रा है। अगर आप रेल की जर्नी की बात करें तो काफ़ी बाद में शुरू हुई, अदरवाइज जब से होश संभाला है तब से। मेरे फादर एक्चुअली ही वाज ए लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, तो घर में पढ़ाई का हमेशा माहौल रहा। और ऐसा भी रहा कि जब मैं 6वीं 7वीं क्लास में था तो मैं 10वीं 11वीं तक के मैथमेटिक्स के सारी पुस्तकों को करता था। तो पढ़ने पढ़ाने का शौक़ शुरू से रहा। कविता का शौक़ भी 1979 में जब मैं क्लास 10th में था तब से कविता के प्रति मेरा एक रुझान हुआ और फिर वो यात्रा अनवरत चल रही है। तो सर बेधड़क नाम कहाँ से आया? बेधड़क में जब आईआईटी दिल्ली में मास्टर्स कर रहा था तो एक बड़े हमारे हिंदी के प्रख्यात कवि रहे हैं बाल कवि बैरागी जी, उन्होंने ये बेधड़क की उपाधि मुझे दी थी मेरी कुछ कविताएं सुनने के बाद। अरे वाह। तो सर पहले तो एक कविता हो जाए। हर 2 सवाल के बाद आपकी एक कविता चाहिए। कविता देखिए ऐसा है कि मैं 4-4 पंक्ति की एक छोटी छोटी सी कविता सुनाता हूँ। सबसे पहले तो ये वार्ता शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम अपने गुरु या माता पिता को याद करें, जिनकी वजह से आज जिस पड़ाव पे ज़िंदगी के मैं पहुँचा हूँ, तो इसमें उनका बड़ा योगदान रहा है। तो माँ के ऊपर मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं कि सांसों का स्पंदन है वो, जीवन का एहसास है माँ। सांसों का स्पंदन है वो, जीवन का एहसास है माँ। उसको क्या मंदिर क्या मस्जिद, जिसके दिल के पास है माँ। सांसों का स्पंदन है वो, जीवन का एहसास है माँ। उसको क्या मंदिर क्या मस्जिद, जिसके दिल के पास है माँ। और घी चीनी वर्जित है तुझको, क्या पकवान खिलाएगा। जितनी तेरी उम्र हुई है उतनी तो उपवास है माँ, उतनी तो उपवास है माँ। बहुत बढ़िया। तो सर जब आप लिखते हैं, कविता लिखते हैं, तो उसमें अक्सर ऑफिसर ज़्यादा हावी हो जाता है या जब आप ऑफिसर रहते हैं उसमें कवि ज़्यादा हावी हो जाता है? नहीं, जब ऑफिसर रहता हूँ तो कविता अलग रहती है। कविता तो बेसिकली किसी एक के प्रयास की वजह से नहीं बनती। कविता तो ये समझिए कि
शब्दों की जो धात्री माँ सरस्वती है, कविता वो रचती है। किसकी झोली में क्या आएगा वो उसकी साधना पर निर्भर करता है। हम तो साधक हैं, तो कविता कब उतरती है उसका कोई ऐसा फिक्स शेड्यूल नहीं है। कई बार एक एक दिन में 2-2 3-3 कविताएं बन जाती हैं, कई बार एक एक महीने में एक भी कविता नहीं बनती है। तो मैंने अक्सर देखा है कि जैसे ही व्यक्ति सर्विसेज में आते हैं जी, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, और जैसे जैसे सीनियरिटी पे पहुंचते हैं, सीनियर ऑफिसर बनते जाते हैं, तो एक अजीब सी सीरियसनेस उनमें आ जाती है, जैसे हंसना कोई पाप हो जाए। तो आपने कैसे इसको मेंटेन किया? देखिए, अगर व्यक्ति को जो है स्वभाव से जो मिलता है ना, हंसना और रोना, ये व्यक्ति के मूलभूत गुणों में से है। बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद से ही उसको रोना और हंसना भी सब अपने आप नैसर्गिक है। इसके अलावा व्यक्ति अगर कोई भी रूप धारण करता है कि वो कम हंसेगा, गंभीरता वगैरह दिखाएगा, तो वो एक समझिए कि आवरण ओढ़ करके किया हुआ, मुखौटा ओढ़ करके किया हुआ काम है, जो मैं उस चीज़ को नहीं मानता हूँ। सर, आपने रेलवे में बहुत साल काम किया जी, तो आपकी पोस्टिंग्स कैसी कैसी रही? कहाँ कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताइए अपने रेलवे के करियर से। जी, देखिए, मैंने 1987 बैच से इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स का मैं अधिकारी रहा हूँ। तो मैंने IIT दिल्ली में, बल्कि मेरी 19.5 ईयर्स में BTech कंप्लीट हो गया था। तो मुझे ये इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम देने के लिए भी, क्योंकि मिनिमम एज से कम का था, तो मुझे 1 साल उसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ा। और तो मैं यहीं IIT दिल्ली में मैंने एडमिशन लिया और MTech करने के दौरान ही तैयारी भी की। पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में तैयारी की। एक उदाहरण, जैसे आपने कहा कि कोई दिलचस्प बात हो तो बताइए। मैं जब अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर में था, तब मैंने ये सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज दूंगा, क्योंकि उन दिनों एक पत्रिका आती थी CSR, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू। तो उसमें जो टॉपर्स थे उनके इंटरव्यूज़ वगैरह पढ़ता था। तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग ग्वालियर से की है, BE जो है। तो एक हमारे सीनियर थे, एक दिन उन्होंने पूछा कि इंजीनियरिंग करने के बाद आपका क्या इरादा है? तो मैंने कहा इसके बाद मैं UPSC से इंजीनियरिंग सर्विसेज करके रेलवेज में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझको इस तरीके से नापा, उन्होंने कहा नहीं यार, कोई प्रैक्टिकल चीज़ बताओ, ये तो ख्वाबों मोड़ने जैसी चीज़ है। तो मेरे मन को ठेस पहुंची और मैंने अगले 1 साल तक उनसे कोई बात नहीं की। मैंने कहा कि ये मुझको कम आंक रहे हैं, इन्हें पता नहीं कि मेरा हौसला कितना है और मेरा फोकस क्या है। तो मैंने इसमें उस समय जो सोचा, मैं आज उसी सर्विस में पहुंच गया। और मुझे लगभग 20 साल बाद उन सज्जन से फिर से मुलाकात हुई, तो मैंने उनको याद दिलाया कि एक बार आपने ये कहा था। बल्कि उससे मेरा जज्बा और बढ़ा और मैंने अपने आप को और मुस्तैद किया कि मैं इनको गलत साबित करूंगा और मैं UPSC में रेलवेज में पहुंच करके दिखाऊंगा। और सर, सर्विस के दौरान? सर्विस के दौरान देखो, मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि आप जहाँ जिस जगह पे भी हैं, यू मस्ट एड सम वैल्यू टू द पोस्ट, टू द असाइनमेंट यू आर गिवन। तो जैसे मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते सबसे पहले मैंने महसूस किया कि पैसेंजर्स को उस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती थी कि रेलवे के कोचेज में हाइजीन की दिक्कत थी, विशेष रूप से टॉयलेट्स में। तो सन 2005 में मैंने जो ये आज की डेट में जो बायो टॉयलेट सिस्टम्स ट्रेनों में लगता है, उसी का प्रारूप तैयार किया, मैकेनाइज्ड रेगुलेटेड डिस्चार्ज कोच टॉयलेट के सिस्टम के नाम से। उसका ट्रायल भी किया किसी एक ट्रेन पे 6 महीने के लिए। मुझे उसका डिजाइन पेटेंट भी मिला, वो मेरे नाम से है। अरे वाह! जी, पेटेंट? हाँ, डिजाइन पेटेंट मेरे नाम से है, रेगुलेटेड डिस्चार्ज कोच टॉयलेट का। बाद में DRDO ने एक जीवाणु की वो किया, मतलब ईजाद किया। तो फिर वो जीवाणु और जो मैकेनाइज्ड पोर्शन था वो मेरी वाली डिजाइन का, वो दोनों को मिला करके आजकल जो आपको ट्रेन में जो बायो टॉयलेट्स हम देखते हैं, वो देखते हैं। ओके, तो ये तो बहुत अचीवमेंट है। एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि यस, यू हैव डन सम वैल्यू एडिशन। सर, कई बार रेलवेज को लेके लोगों का ऐसा एक मानना रहता है कि रेलवेज शायद अब उतनी एक्सपेंशन में नहीं आ रही है। क्या ऐसा है? क्या ये सच है मानना? नहीं, रेलवेज में प्रगति काफ़ी है और बड़ी सकारात्मक सोच है। अब देखिए, आज की डेट में जो वंदे भारत ट्रेन वगैरह हैं,
ये उन ट्रेनों से बिल्कुल ही हट करके हैं जो हम पिछले 50 साल से एक ही डिज़ाइन देख रहे थे। तो रेलवे ने काफ़ी प्रगति की है और नई टेक्नोलॉजी वगैरह के दृष्टि से काफ़ी आगे भी बढ़ रहे हैं हम। पर आप जहाँ तक विस्तार की बात है तो देखिए, रोड और रेल का कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि पहले ज़्यादातर जगह पे हिंदुस्तान में सड़कों की कमी थी, लेकिन रेल में तो जो स्टेशंस पहले से मान लो जुड़े हुए हैं, तो आपको तो जब उनका नवीनीकरण करना है तो वो करते हैं। जब कोई ट्रेनों की स्पीड पहले मान लो 50-60 की स्पीड वाले थे, 3 तरह के गेज हुआ करते थे, नैरो गेज था, मीटर गेज था और ब्रॉड गेज था। अभी 100% ब्रॉड गेज हो गया है। इसी तरीके से लगभग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ है। तो रेलवे में काफ़ी सुधार हो रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगे। सर ये जो गेजेस होते हैं जी, इसमें जैसे आप कहते हैं कि ब्रॉड गेज सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्या अच्छा है सर उसमें? देखो, नैरो गेज वाले में एक तो कोच भी बड़े छोटे होते थे, उनकी कैपेसिटी कम है और स्पीड भी इतनी कम हुआ करती थी। हमें अपना बचपन याद है कि नैरो गेज की जो ट्रेनें थीं उसमें तो ये स्थिति थी कि आप बीच में अगर उतर भी जाएं डिब्बे से तो भाग करके फिर से आप दोबारा से ट्रेन में चढ़ जाते थे। इतनी कम स्पीड थी उसकी। सच में? हाँ, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। मतलब पहले यही होता था, नैरो गेज की स्पीड बहुत कम थी। तो समय के साथ कितने दिनों में पहुंचते थे लोग? हैं वो काफ़ी, मतलब बहुत समय लेता था। नैरो गेज में आप समझिए, आगरा से दिल्ली आने में मुझे इस रूट पे मैं चला तो नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन कम से कम समझिए कि 10-12 घंटे की जर्नी हुआ करती थी, जिसमें आज की डेट में मान लो 1.25-2 घंटे में हम गतिमान से पहुंचते हैं। तो बहुत समय लगता था। ओके। और सर मीटर गेज? हाँ, मीटर गेज में कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा सवारियाँ आती थी और ब्रॉड गेज में क्या है कि आप बड़ा डिब्बा होता है, बड़ी सवारियाँ, मतलब ज़्यादा सवारियाँ एक बार में आप 1000 पैसेंजर जैसे एक ही ट्रेन में जा रहे हैं, वो चीज़ें तब संभव नहीं हुआ करती थी। और अब तो सर शायद मुझे लगता है कि अब सेकंड एसी, थर्ड एसी बड़ा पॉपुलर हो गया है। पहले कहाँ होता था? देखिए, सेकंड एसी वगैरह के कोचेज, पूरी ट्रेन में एक कोच वगैरह हुआ करता था या 2 कोच होते थे राजधानी को छोड़ करके। 3 टायर एसी जब आया, वो अपने आप में एक माइलस्टोन माना जा सकता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोगों को एयर कंडीशन सुविधा आप प्रदान कर रहे हैं एक साथ, और कंफर्टेबल भी है, अफोर्डेबल भी है। क्योंकि फर्स्ट एसी में जहां आप 20-22 सीटें हों और थर्ड एसी में अगर 70-75 जैसे 78 होती है LHB टाइप की डिज़ाइन में, तो अफोर्डेबल भी रहता है और उनको एयर कंडीशन की सुविधा तो मिलती है। हाँ। और सर वहाँ पे मैंने देखा है कि एयर कंडीशन वाला जो ये सेकंड और थर्ड एसी के डिब्बे होते हैं, इसमें एक ही टाइप के कंबल मिलते हैं, वो तकिया, चद्दर। सर बहुत बड़ा एक मुझे पर फिर भी एक फीट लगता है ये बात, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें चोरी बहुत होती होंगी, मुझे लगता है कि कोई उठा के ले गया। नहीं, अब जागरूकता बढ़ने से काफ़ी कम है, पर शुरुआत में तो शायद हुआ होगा। हाँ, शुरुआत में होता है, शुरुआत में हर जगह, क्योंकि लोग भी पॉवर्टी लाइन से जितने लोग नीचे थे, धीरे धीरे उनकी स्थितियाँ भी सुधरी हैं और जागरूकता भी बढ़ी है, सारी चीज़ें हैं। तो क्योंकि मतलब बहुत सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। और अभी मैंने ऐसे भी देखा कई ट्रेन्स में आप ऑर्डर कर सकते हो खाना फ़ोन करके। हाँ, मतलब और अच्छी चीज़ें आ रही है, पिज़्ज़ा आ रहा है। और अब तो मतलब टेक्नोलॉजी से ये चीज़ें आसान हुई हैं बिल्कुल। अच्छा सर, कवि के रूप में आपने बहुत सारी कविताएं लिखी जी, हैं, और आपने बहुत सारे सम्मेलनों में भी पार्टिसिपेट किया जी। आपको अलग अलग सम्मान भी मिले। जी जी, बिल्कुल। रेलवे सर्विस के लिए भी अति विशिष्ट सम्मान मिला। और आपको अपनी कविता के लिए भी बहुत सारा सम्मान मिला। कविता के लिए कई सम्मान मिले मुझे, मतलब वैसे तो दर्जनों में हैं, लेकिन अभी सबसे लेटेस्ट जो इसी साल 2-3 जनवरी को मिला है, वो मुझे हिंदी अकादमी प्रौद्योगिकी सम्मान मिला है। उससे पहले काकाहात ऋषि पुरस्कार मिला था 2019 में। ये तो काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो सर आप जब पार्टिसिपेट करते हैं जी, तो बाकी कवियों के और आपकी, क्योंकि आपका एक्सपोजर अलग रहा है जी, है ना, शायद बाकी कवि सिर्फ कवि हैं, आप ऑफिसर भी हैं। हाँ, देखिए, जब मैं कवि होता हूँ तो हाँ, ये ज़रूर फ़र्क है कि आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपका देखने का नज़रिया या कहाँ से कविता निकल के आती है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सभी अच्छे जितने भी कवि हैं
वो अपनी अपनी तरह से साहित्य में योगदान देने की कोशिश करें। मुझे एक वाकया याद आता है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बात कही थी कि कविता को अगर किसी चीज़ से खतरा है तो विज्ञान से, क्योंकि उनका कहना था कि विज्ञान चीज़ों को जैसी होती हैं तथ्यात्मक रूप से वैसी की वैसी पेश करना चाहता है, और कविता में अगर रोमांस नहीं है, रोमांच नहीं है या कल्पना नहीं है तो वो कुछ भी हो सकता है, कविता नहीं हो सकती। तो मैंने उस मिथ को तोड़ने की कोशिश की है कि विज्ञान का और टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी होने के बावजूद मैंने कविता लिखी है, और आज ईश्वर की दया से उस पायदान पे हूँ जहाँ देश के जितने भी बड़े से बड़े कवि सम्मेलन हैं वहाँ सम्मान के साथ बुलाया जाता हूँ। तो उस मिथक को मैंने साइंटिफिक कविता प्रैक्टिकल कविता, साइंटिफिक कविता। अब देखो मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। हाँ। 4 लाइन की सुनाता हूँ। देखिए मैंने गणित में एक फॉर्मूला होता है जिसे बॉडमास कहते हैं, BODMAS के पहले ब्रैकेट टूटेगा, फिर ऑफ डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस, तो उसी क्रम को ध्यान में रखें, और ये सब अंक गणित का हिस्सा है। तो मैंने 4 पंक्तियों में, आप समझ लीजिए कि ये मेरी श्रृंगार की कविता है, क्योंकि मेरी पत्नी और प्रेमिका एक ही हैं, तो 4 पंक्तियां मैंने उनके ऊपर था कि किस गणित में तुम लगी हो, अंक में मुझको लिटा लो। अंक मतलब गोदी भी होता है। हाँ। तो किस गणित में तुम लगी हो, अंक में मुझको लिटा लो, ये अधर के कोष्ठक खोलो, मुझे इनमें बिठा लो। ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट। हाँ। किस गणित में तुम लगी हो, अंक में मुझको लिटा लो, ये अधर के कोष्ठक खोलो, इन्हें मुझे इनमें बिठा लो। और भाग में आई हो जब से मैं गुणनफल सा बढ़ा हूँ, और मेरा सब कुछ है तुम्हारा, चाहे जब जोड़ो घटा लो। अरे तो मैंने उस बॉडमास के फॉर्मूले को उसी क्रम से 4 पंक्तियों में श्रृंगार का रस बना दिया। सर आपको अपनी कौन सी कविता सबसे अच्छी लगती है? कविता तो देखिए ऐसा होता है जैसे किसी व्यक्ति की संतान होती है, उसे सारी पसंद होते हैं। सर ये तो बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको 4 संतान पंक्ति में की भी कविता इंसान अंतर करता है। देखिए मैं आपको एक 4 पंक्ति की कविता सुनाता हूँ। वैसे मैं पॉलिटिक्स पे कभी नहीं लिखता, लेकिन जो जेनेरिक टर्म है, जैसे नेता एक जेनेरिक टर्म है, तो मैं आपको 4 पंक्ति में बताता हूँ। कई बार आप क्या है, जैसे हवाई यात्रा कर रहे हैं और आपके बगल में कोई नेताजी ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैंने 4 पंक्तियाँ उसको लेके बनाई कि फ्रंट रो में एक नेता चल रहे थे साथ साथ, फ्रंट रो में एक नेता चल रहे थे साथ साथ, झकझकाती ड्रेस उनकी देखकर मैंने कहा, 3 पीढ़ी से यही पोशाक, कोई खास बात। फ्रंट रो में एक नेता चल रहे थे साथ साथ, झकझकाती ड्रेस उनकी देखकर मैंने कहा, 3 पीढ़ी से यही पोशाक, कोई खास बात। वो जरा से मुस्कुराए, कवि से कोई क्या छुपाए, आजकल इसके बिना पहचान नहीं है, असल बात इसमें गिरेबान नहीं है। कोई पकड़ नहीं सकता। ये तो बात अच्छी है। और सर आपकी मैं देख रही हूँ कि आपकी ना किताब है बर्फियां व्यंग की, है ना। व्यंग और सरकाज़म करने के लिए तो सर बड़ा जिगरा चाहिए। हाँ देखिए बेसिकली अगर लोग उसको, सेंस ऑफ ह्यूमर एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, चाहे आप सत्ता के किसी भी पद पे हों या आप ब्यूरोक्रेसी में हों या ज़िंदगी में भी, चीज़ों को अगर आपको सेंस ऑफ ह्यूमर अगर नहीं है तो ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ मिस करते हैं। तो व्यंग में ऐसे ही होता है, थोड़ा सा विरोधाभास होता है तो व्यंग पैदा होता है। जैसे आप समझिए कि अगर कोई दुबला पतला आदमी केले के छिलके पे फिसल जाए तो लोगों को उसके ऊपर दया आएगी, पिटी आएगी। जब उसी के ऊपर कोई मोटा अच्छा खासा हट्टा कट्टा व्यक्ति केले के छिलके पे फिसल जाएगा तो लोगों की हंसी छूट जाएगी। तो ये क्या होता है, विरोधाभास से हंसी पैदा होती है। कोई दुबला पतला आदमी कमरे में आए और आप उससे कहिए कि आइए गांधी जी, तो उसमें उतना हास्य व्यंग पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई दुबला पतला आदमी आए और आप उससे हाथ मिलाएं, कहिए और भाई दारा सिंगा क्या हाल है, तो उसमें थोड़ा सा हंसी का पुट आ जाता है। जो नहीं है वो कह दे तो वो कहीं ना कहीं व्यंग्यात्मक हो गया, विरोधाभास हो गया। विरोधाभास।
तो कोई व्यंग्यात्मक कविता सुनाइए। आप चलिए, मैं आपको एक छोटी सी कविता ये बताता हूँ कि बीच में मेरे दफ्तर ITO जो चौराहा है उसी के पास में एक मॉडर्नाइजेशन के लिए रेलवेज का एक दफ्तर है, तो वहाँ पे मैं पोस्टेड रहा। तो जिन दिनों मैंने वहाँ यू टर्न लिया तो आपने देखा वहाँ पुलिस हेडक्वार्टर पे एक गांधी जी की तस्वीर भी बनी हुई है। हाँ, पुलिस हेडक्वार्टर वहाँ पे हाँ, सालों से रहा, उस पर गांधी जी की तस्वीर बनी हुई, टाइल से शायद बनी हुई हाँ टाइल्स पे बनी हुई है। तो अचानक उस पर निगाह पड़ी तो देखिए किस तरीके से उससे कविता पैदा हुई, लेकिन सिर्फ सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए है, इसका कोई बाकी अर्थ नहीं है। कि ITO चौक पर यू टर्न लेते वक्त मेरी निगाह पुलिस हेडक्वार्टर की दीवार पे पड़ी। आपने भी देखा होगा महात्मा गांधी की तस्वीर बना रखी है बहुत बड़ी। तो एक दिन मैंने पुलिस के काला अधिकारी से कहा, बहुत दिनों से देख रहा हूं, जिज्ञासा कम नहीं हुई, पुलिस हेडक्वार्टर पे गांधी, बात कुछ हजम नहीं हुई। तो वो कहने लगे, आप तो इंजीनियर हो, आप जानते हो ये रोड साइन कितना इफेक्टिव और कितना सस्ता है, दूर से ही पब्लिक को पता चल जाता है कि राजघाट का यही रास्ता है। तो मैंने कहा, बॉस ये तो ठीक है, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर पे कोई गांधी के खास मायने हो तो बताइए। तो कहने लगे, हाँ पुलिस हेडक्वार्टर पे गांधी के मायने खास हैं, दरअसल हमारा अहिंसा में अटूट विश्वास है। लेकिन यदि कोई आदमी कानून अपने हाथ में लेगा तो हमारा जवान गांधी जी की लाठी उसकी पीठ पे धर देगा। और सपोज कोई आदमी समझदार है, समर्थ है, तो वो जानते ही होगा गांधी जी का क्या अर्थ है। ये अच्छा था। बिना कहे आपने व्यंग कर दिया। बहुत बढ़िया सर। तो सर आपने एक ये लिखी है और एक आपने शायद इससे पहले भी एक किताब लिखी थी ना, वो हाँ, मेरी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हाँ। पहली पुस्तक मेरी डायमंड बुक से छपी थी, ठहाका एक्सप्रेस। ढाका एक्सप्रेस, हाँ। हाँ सर, वो मैंने पढ़ी थी। और उसके बाद दूसरी पुस्तक मेरी बर्फियाँ व्यंग्य की, और इसके अलावा फिर तीसरी किताब मेरी आई रंग हंसी के। रंग हंसी के, हाँ, हंसी के रंग, मतलब रंग हंसी के, ये तीसरी पुस्तक है जो मेरी प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। तो सर जैसे आप कविता लिखते हैं तो पढ़ते भी होंगे? हाँ बिल्कुल। सबसे अच्छी कविताएं कहाँ किस किस की लगती है आपको? आजकल की यंग जनरेशन वैसे कविता कम पढ़ती है, सुनती ज्यादा है, तो मे भी शायद आपके कहने के बाद कोई पढ़ ले। नहीं, यंग जनरेशन, देखो ऐसा है, यंग जनरेशन के पास करने के लिए बहुत काम है। क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन का, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन वाला दौर है। इनको जो चीज़ें, जो इंफॉर्मेशन उंगलियों पे मुहैया हैं कंप्यूटर के माध्यम से, वो पिछली पीढ़ी के पास या उससे पिछली पीढ़ी के पास उपलब्ध नहीं थी। तो उसके अपने फ़ायदे भी थे, अपने नुकसान भी थे। एक हमारे एक व्यंग्यकार हुए, उन्होंने कहा कि पुस्तक पढ़ने का कम से कम एक फ़ायदा तो ये था कि आप किताबों से आंखें ढक कर के सो सकते थे, जो कंप्यूटर के साथ नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि आप ब्राउजिंग के नाम पे किसी चीज़ पे ज़्यादा देर नहीं रुकते हैं। आपको ये लगता है कि ये चीज़ आपने देख ली, फिर दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं, उसकी सर्फिंग में लग जाते हैं। पहले आपके पास चुनिंदा किताबें होती थी, आपने जब तक उसको ख़त्म नहीं करते थे तब तक दूसरी पे स्विच ओवर नहीं करते थे, तो वो आपका स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता था। तो लेकिन ये सब चीज़ें चलती रहती। और जहाँ तक कविता की बात है, मेरा बस नए जो भी एस्पिरेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनको ये सुझाव है कि ज़िंदगी में जो भी एक हॉबी हो उसको ज़रूर साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि वो कभी आपके काम के आड़े नहीं आती, बल्कि वो आपको सकारात्मक सोचने के लिए, नया कुछ क्रिएटिव सोचने के लिए बाध्य करती है। और मुझे लगता है शायद स्ट्रेस फ्री भी रखती है। हाँ, स्ट्रेस फ्री रखती है, डेफिनेटली, है ना। मैं जैसे कई बार पेंटिंग करती हूँ, मैं भी कविता लिखती हूँ, मतलब इतनी सारी और इतनी अच्छी नहीं, लेकिन मैंने आपकी कविताएं पढ़ी हैं। आपकी कविताओं में अध्यात्म में, आपकी कविताओं में अलग तरह की गहराई है। मैं बल्कि यूँ समझिए कि ट्रेन में
मूंगफली बिकती है, काजू नहीं बिकते, तो मैं मंच का कवि हूँ तो मूंगफली बेच करके काम चला रहा हूँ। आप जो कविताएं लिख रही हैं उनमें काजू भी हैं। नहीं सर, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी अब तो जैसे कम समय मिल रहा है क्योंकि पढ़ाने में थोड़ा बिजी हो गए, लेकिन बहुत मुझे लगता है शायद सबसे ज़्यादा एंजॉय मैं तब करती हूँ जब मैं किताब पढ़ रही होती हूँ, कविता लिख रही होती हूँ या कहानी लिख रही होती हूँ या पेंटिंग कर रही होती हूँ। वो करते समय ना एक अलग रूहानियत एक रहती है। नहीं, वो तो है। देखो, ऐसा है कि समय जिस चीज़ में अगर हमारा इफ़ वी आर पैशनेट अबाउट एनीथिंग वी कैन ऑलवेज फाइंड ए टाइम अबाउट दैट थिंग। और थोड़ा सा लोग कहते हैं कि शायद ये ईश्वरी कृपा होती है, गॉड्स गिफ्ट होता है कि आपका कोई आपके अंदर कवित्व है या वो चीज़ है। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन जहाँ फिर उस प्रतिभा को आगे होनिंग करने का सवाल है, उसके लिए आपको परसिस्टेंट होने की ज़रूरत है। एक समय तो अपने आप जब आप निकालना चाहते निकलता है। मैं दो पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं कि पढ़ाई चल रही है ज़िंदगी की, अभी उतरा नहीं बस्ता हमारा। तो ये हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। द मोमेंट द लर्निंग स्टॉप्स ऑलमोस्ट लाइफ। हाँ, लाइफ स्टॉप्स। कई लोग हैं ना ऐसे, जब आप मिलते हैं ना तो उनसे महसूस होता है कि उन्होंने पढ़ना लिखना सोचना छोड़ दिया है। हाँ, कई लोगों के साथ ये कहीं से आपको है ना, मतलब शायद हम कहें नहीं, लेकिन शायद उतनी अच्छी बात है भी नहीं कहने के लिए, लेकिन वो रुके हुए से महसूस होते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि वो पानी रुक गया है, अब उसके आगे कुछ चल नहीं रहा है, वो अपने आप में बस मैं खो गया है। हाँ, तो जो स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं ना कई बार कि चलो ये 2-3-4 साल की पढ़ाई है, इसके बाद हमें ज़िंदगी में अपना मुकाम मिल जाएगा तो फिर इससे निजात मिल जाएगी, वो दृष्टिकोण ठीक नहीं है। लाइफ लॉन्ग चलता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। आप कितना भी अच्छा किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, सीखने का स्कोप हमेशा है, और वो आपको जीवंत भी रखता है, और आपको उस चीज़ को, उस हॉबी को भी नहीं, अपनी को कोई अगर हॉबी है तो उसको भी नहीं मरने देना चाहिए। और यू मस्ट कीप ऑन रीडिंग समथिंग न्यू ऑलवेज। मैं सर बच्चों को बोलती हूँ, ज़ॉम्बी मत बनो। जी, बिल्कुल, दैट्स है ना। चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, एक एग्जाम है, एग्जाम की तरह लो, और ये जो है ना बुझे हुए चेहरे लेकर आते हैं ना, कई बार जैसे बच्चे आते हैं सर, वो इतनी टेंशन में आते हैं, उन्हें देख के मुझे लगता है कि यार दुनिया का बोझ शायद इसी बच्चे पे है। हाँ, वो बच्चों पे क्या है, खुद का जो उनकी अपने से जो उम्मीदें हैं वो रहती हैं, पीयर प्रेशर भी रहता है, पेरेंट्स का रहता है, ज़माने को कुछ कर दिखाने का भी। तो हमारे एज पेरेंट्स या एज एल्डर्स की जिम्मेदारी है कि उनको तनाव मुक्त रहने के लिए भी कहा जाए। ज़िंदगी को दे शुड लिव वन डे एट ए टाइम, और कंसिस्टेंटली अगर वो 0.1% या 1% भी पिछले दिन से बेहतर कर रहे हैं तो दे विल मेक ए ह्यूज इम्पैक्ट। बिल्कुल सर। इस लाइन पे ना मैंने एक बार एक कविता लिखी थी, लाइन मुझे तो कविता याद रहती नहीं है। आप सुनाइए। बिल्कुल, एक छोटी सी लाइन मुझे याद है कि ये उम्मीदों का बोझ ना मुझ पे डाला जाए, ये मेरी जिंदगी है, मुझे जीने दिया जाए। इट्स सो नाइस। मतलब कि भाई उम्मीदों का बोझ दूसरे अपनी उम्मीदों का बोझ ना डाले, अपने पास ही रखो। दैट इज सो ट्रू। तो सर याद कैसे रखते हैं आप कविता, ये बताइए। नहीं, कविताएं देखो यही है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, मैं मंच का कवि हूँ तो ये बात और है कि मुझे ज़्यादातर हास्य व्यंग की कविताएं जो मैं रोज़ाना में सुनाता हूँ, कवि सम्मेलनों में सुनाता हूँ, वो ज़्यादा याद होती हैं। लेकिन कई इस तरीके की भी कविताएं हैं जो मोटिवेशन से संबंधित हैं, जो कविताएं किसी और रस से संबंधित हैं, सामाजिक सरोकारों से संबंधित हैं। वो भले ही कंठस्थ ना हो, लेकिन अगर एक बार मैं देखता हूँ तो मुझे स्मरण हो जाता है। और ऐसी कविताएं भी बड़ी प्रासंगिक हैं और बड़ी ज़रूरी हैं। बल्कि मैं मेरी बिटिया अभी ISB हैदराबाद में MBA करने के लिए गई है। उसने शी स्कोर्ड 100 परसेंटाइल इन GMAT जस्ट ऑन 9th of January है। Congratulations थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। क्योंकि मैं उसको पहले मोटिवेट करने के लिए कई बार ये बताया करता था कि मेरे जब गेट के एग्ज़ाम में 99.5 परसेंटाइल आए थे उस समय, तो मैं उसको बताता रहता था। तो इस बार उसने मेरे उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया 100 परसेंटाइल ला के GMAT में। अरे वाह, 100 परसेंटाइल, माय गुडनेस। तो सर पर याद कैसे रहती है, आपने ये नहीं बताया। क्योंकि कविता लिखती हूँ मैं जी, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहती है। नहीं, आप जब उसको पढ़ोगे और मनन करोगे तो हमेशा गुनगुनाओगे तो याद आएगी।
हाँ, शायद मुझे लगता है कि बस लिख के भूल जाती हूँ मैं, उसके बाद आगे दूसरे काम में लग जाती हूँ। पर जितनी भी आपकी कविताएं हैं उनको अगर ब्लॉग में या जैसे भी बनाए हो तो एक बार वो पुस्तक के रूप में आ जाएगी, और उसकी पुस्तक पे परिचर्चा हो या उस पर कहीं डिस्कशन होता है, कभी सम्मेलनों में, काव्य गोष्ठियों में जाएंगी तो वो याद रहेगी। लेकिन अभी आप उससे बड़ा नोबल कॉज कर रहे हैं, आप छात्रों को तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए, ये और भी बड़ा काम है। लेकिन शौक जिंदा रखना चाहिए। ऐसा लिखती हूँ अब, और आपसे मिलने के बाद अब मुझे लग रहा है कि बहुत समय हो गया लिखे हुए, अब लिखती हूँ दिन में। लिखना बहुत जरूरी है। सर, आप बड़े बड़े कवियों से भी मिले हैं? हाँ, मतलब आप ये समझिए कि गोपाल दास नीरज जी के साथ मैंने आधे दर्जन से ज़्यादा कवि सम्मेलन किए। ताज महोत्सव में सबसे पहले उनके साथ 1995 में मैंने कविता पढ़ी थी। बाल कवि बैरागी हो गए, शैल चतुर्वेदी थे, अशोक चक्रधर और सुरेंद्र शर्मा जी के साथ तो आज भी कवि सम्मेलनों में जाता हूँ। अभी सर, इनमें क्या अलग अलग लगा, मतलब इनकी कोई खास बात आपको जो महसूस हुई हो कि इस व्यक्तित्व में ये खास बात थी? देखिए, हर व्यक्ति की लिखने की शैली अलग है, कविता पढ़ने की शैली अलग है, और वो जब आपके साथ खड़े होते हैं तो वो आपको छोटा महसूस नहीं करने देते हैं। ये एक उनके बड़े कवि की बड़ी बात होती है कि क्योंकि जो व्यक्ति भी छोटे पायदान से शुरू होकर के ऊंचाई तक पहुंचता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो कविता के क्षेत्र में हो, साहित्य में हो, या किसी भी उसमें है, वो सारे उसी जीवन यात्रा को पूरा करके उसी तरीके से उन्हीं पायदानों को पूरा करके गए हैं। तो उनका दायित्व भी है, और बड़े लोग इस बात को निभाते भी हैं कि जब पहली बार का कोई नया कवि आए उनके साथ में, या जो नया एस्पिरेंट आए, नया जो सीखने की ललक लेकर के आए, उसको एनकरेज करें और उसको ये नहीं महसूस होने दें कि उसकी कविता या उसकी कोई भी उपलब्धि कमतर है। अगर वो उसमें लगा रहेगा तो नेचुरली वो एक दिन उनके जो उपलब्धियां हैं उनको सरपास करेगा ही करेगा। थैंक यू सो मच सर, मुझे तो बात करके बहुत मज़ा आया। हाँ, मैं बल्कि आप जो शुरू में वो मोटिवेशन की जैसे कविताओं की भी बात कर रहे थे, तो जो कविता मुझे मुखाग्र नहीं है लेकिन मैं वो भी साझा करना चाहूँगा। हाँ, प्लीज़। हाँ, तो उसके लिए मुझे इसकी मदद लेनी पड़ेगी। ये मेरी किताब है बर्फियाँ व्यंग्य की, तो इसमें एक कविता मैंने लिखी थी जो विशेष रूप से जो एकेडमी में आपके जो एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज वगैरह के और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो व्यंग्य की कविता नहीं है, लेकिन ये है कि हौसला ही हर विजय के सूत्र का पहला सिरा है, हौसला ही हर विजय के सूत्र का पहला सिरा है, पर्वतों को लांघ सकता है वही जो सिर फिरा है, मैं करूं या ना करूं के द्वंद्व में ही जो फंसा है, उससे आगे वो रहेगा जिसमें करने की त्वरा है। त्वरा मतलब जल्दी है, जल्दी करने की, है ना, कि मैं करूं या ना करूं के द्वंद्व में ही जो फंसा है, उससे आगे वो रहेगा जिसमें स्वाभाविक त्वरा है, लाओ कस्सी एक रस्सी कुछ हथौड़ी और कुदालें, चीर कर सीने पहाड़ों के नया रास्ता निकालें, आज को बेहतर करें लेकिन नज़र कल पर रहें, आसमां को भी छुएं तो पग धरातल पर रहें, लाओ कस्सी एक रस्सी कुछ हथौड़ी और कुदालें, चीर कर सीने पहाड़ों के नया रास्ता निकालें, आज को बेहतर करें लेकिन नज़र कल पर रहें, आसमां को भी छुएं तो पग धरातल पर रहें, निज शक्तियों कमजोरियों का हम स्वतः संज्ञान लें, निज शक्तियों कमजोरियों का हम स्वतः संज्ञान लें, और हम विजय से पूर्व बैठेंगे नहीं ये ठान लें, हम विजय से पूर्व बैठेंगे। बहुत बढ़िया सर, सो ब्यूटीफुल। सर, मुझे इसमें लगता है आपने एक बहुत बढ़िया मैसेज इस कविता के थ्रू मिलता है, और जो मैं हमेशा बच्चों को कहती भी हूँ, लोगों को सबको कहती हूँ, लाइफ में सबको कहती हूँ कि जो ज्यादातर इनडिसीजन में रहता है ना, वो कुछ नहीं कर पाता। हाँ, वी मस्ट टेक ए डिसीजन, वी मस्ट टेक ए डिसीजन, कूद जाओ, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार स्टार्ट करो, स्टार्ट करने के बाद पता चलता है कि भाई कर भी सकते हैं या नहीं। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी। मैं आपको ये बताऊं, इसी जब छोटी बेटी, मेरी बेटी की बात हो रही थी कि उसने जीमेट में 100% लाया है, तो एक बार ऐसा हुआ, उसे ये लग रहा था पता नहीं मेरी तैयारी पूरी है कि नहीं है, मैं करूं या नहीं करूं। तो मैंने कहा तुम तैयारी के लिए मॉक टेस्ट की जगह तुम एक बार ऐसा करो, तुम एक्चुअल टेस्ट ही ले लो, ताकि तुम्हें आपको ये पता लगेगा कि अभी हम किस धरातल पर खड़े हैं, क्या है हमारी कमियां हैं जिनको दूर करना है। अक्सर लोग
कमियों को छोड़ करके अपनी स्ट्रेंथ पे कंसंट्रेट करते हैं, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कमियां आइडेंटिफाई करें और उन पे वर्क करें, ताकि उसको बेहतर करके आप अपने आप को आगे ला सकते। थ्रेशोल्ड पास करें। थ्रेशोल्ड तो उसके पहली बार में जैसे उसने दिया तो नवंबर 2024 में दिया, फिर उसको कुछ आई थिंक 685 या कितने आए उसको 800 में से, जो अपने आप में स्कोर अच्छा माना जाता है वैसे, लेकिन उससे उसको ये पता लगा कि किस चीज़ में उसको वर्क करने की ज़रूरत है। तो उसने 1.5 महीने काम किया और 9 जनवरी को जब दिया तो 100% ले लिया। तो इसमें परमात्मा की दया भी समझ लीजिए, उसकी मेहनत भी समझ लीजिए, और एक मेथोडिकल वर्किंग, हिम्मत, हौसले के बिना कुछ भी नहीं है। बहुत बार इंसान हिम्मत ही नहीं कर पाता आगे बढ़ने की। और मुझे ऐसा लगता है कि गीता में भी जैसे लिखा है, मैं उस लाइन की एकदम फैन हूँ कि वीर भोगे वसुंधरा। हाँ बिल्कुल, एक ये वसुंधरा वही भोग सकता है जो वीर है, तो थोड़ा वीर आप में चाहिए। हाँ, एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि जब मैंने अपना यूपीएससी का एग्जाम दिया था 1987 वाले के लिए, तो मैंने देखा कि एक जो हमारा सब्जेक्ट था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसका एक पेपर इतना टफ आया कि जिसमें हम सोचते थे कि हमारे 160 170 आएंगे, उसमें यही नहीं समझ में आ रहा था कहाँ से शुरू करें, कहाँ से खत्म करें। तो मैंने बाकी छात्रों की तरफ भी देखा, जो भी वहाँ एस्पिरेंट्स बैठे थे, सबके तोते उड़े हुए थे। फिर मैंने अपने आप में हिम्मत जुटाई, मैंने कहा कि जो मेरी स्थिति हो रही है, जिसको मैं 170 180 मान के चल रहा था, अगर सबकी स्थिति ऐसी है तो अपनी हिम्मत से उसमें कुछ करने की कोशिश करूं। तो आप समझिए कि 200 में से मेरे 93 मार्क्स आए उस पेपर में। लेकिन जब हम लोग एकेडमी में सारे लोग एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, तो जो सिलेक्टेड लोग थे उनमें उस पेपर में 54 से लेकर 93 तक वाले थे। आई स्कोर्ड द हाईएस्ट 93 इन दैट पेपर। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, आंखों तरह अंधेरा है, स्थितियाँ इतनी विकट हैं, उसमें भी अगर आप हिम्मत नहीं हारें हैं तो यू डू बेटर देन अदर्स। बहुत बहुत ज़रूरी है। बच्चे सर आजकल बड़े हल्के दिल के हो गए हैं। मैं तो वो देखती हूँ, कितने सारे बच्चे आते हैं कि मैम प्रीलिम्स से डर लग रहा है, एग्ज़ाम से डर लग रहा है। अभी थोड़ी जैसे पहलगाम के बाद स्थितियाँ ऐसी हुई हैं, तो बच्चे कह रहे हैं हमें सिचुएशन से डर लग रहा है कि क्या होगा। मैंने कहा इतना मत डरो भाई, इतना डर के कहाँ जिएंगे। हाँ, वर्तमान में जीने की ज़रूरत है। हाँ। भविष्य अच्छा ही होगा, उसके प्रति आश्वस्त रहना चाहिए बच्चों को। और हमें नहीं पता पहले। हाँ। तो ठीक है, आपको जो भी करना है, और मेरा मानना तो है सर, सब कुछ मुश्किल है। हाँ, कुछ आसान नहीं है। बिल्कुल। तो बस एक मुश्किल रास्ता दूसरे मुश्किल रास्ते के कंपैरिजन में जोन सा आपको समझ आए, जोन सा पसंद हो, उस पे चल पड़ो। वो आप उस समय एक इन्फॉर्म डिसीजन लें कि मतलब आपने क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उस परिस्थिति में क्या आपके लिए बेस्ट है, वो निर्णय एक लेना चाहिए और उसके चल पड़े। बाकी वो जो आस्था का लंगर होता है, कई बार हवा और आंधी आती है तो जहाज भी डगमगाता है, तो ऐसे में वो लंगर डाल करके एक जगह खड़ा हो जाता है और तूफान पास हो जाता है। फिर आप देखते हैं कि फिर चल पड़ता है। तो दुनिया में इतने उतार चढ़ाव आए, कोरोना जैसे टाइम भी हम लोगों ने देखा, ऐसा लगा कि पता नहीं दुनिया रहेगी कि नहीं रहेगी। वर्ल्ड वार देखा दुनिया ने, लेकिन उन सब के बावजूद दुनिया बड़ी। आप देखिए जापान जैसे देश ने, जिसने कि पहला परमाणु बम तक का उस दंश सहा, उसके बाद में भी फिर वो टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में राज करता है। तो मतलब तो आपके अंदर आस्था होनी। बिल्कुल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेजिलियंस, यस, दैट्स वेरी। और मुझे लगता है कि हम भारतीयों में तो है। हाँ, नहीं, दैट्स द बेस्ट पार्ट। थैंक यू सो मच सर। बस एक लास्ट इसके साथ हम विदा लेंगे कि सर आपके फेवरेट कवि कौन से हैं, क्योंकि जो आज किताब मैं आपको देने वाली हूँ वो मेरी काफ़ी फेवरेट है। जी। रश्मि रथी। हाँ, रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत। रामधारी सिंह दिनकर जी मेरे मेरे क्या बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बहुत लोकप्रिय कवि हैं। और बहुत अच्छी लगती है इनकी, चाहे वो कृष्ण की चेतावनी हो। हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रहे। हाँ। ये रामधारी सिंह दिनकर जी रहे, और मैथिली शरण गुप्त जी, और इन सबसे बड़े जो अपने गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने के हिंदी को जनमानस तक या गांवों तक इतना पॉपुलर करने के लिए जो अवधि में रामचरितमानस हिंदी में लिखा,
तो सबसे पुराने और बड़े कवियों में तो वही है। वही हैं। हाँ। और बाकी आजकल के कवियों में कहें तो मुझे गोपाल दास नीरज जी काफ़ी पसंद थे, और अशोक चक्रधर की कविताएं बड़ी अच्छी लगती हैं। और कोई कविता ऐसी जो आप मतलब, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शायद जिन्होंने शायद कविताएं पढ़ी हो ना पढ़ी हो, जी। तो एक कविता जो हर व्यक्ति को जरूर पढ़नी चाहिए, जो आप सजेस्ट करते हैं। कविता एक वो जो जिसमें चींटी वाला है ना, वो कि चींटी गिरती है और हर बार संभलती है, हाँ, किसकी हाँ, कविता है? कोशिश करने वालों की कभी कोशिश हार। करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ। ये बहुत ही बेहतरीन कविता है, और कम से कम जो कंपटीशंस के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं, जो आईए सिविल सर्विसेज वगैरह के, उनके लिए तो बहुत मोटिवेशनल है। बहुत मोटिवेशनल कविता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।